अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमैटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला। आंध्र से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबह,
एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है। वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहां पर आगे बढ़ रहा है। और सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज 2 आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आप सबने समय निकाला, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियां भेजिए। धन्यवाद। से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। ये अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। आगे की रणनीति बताते समय हमें बीते कुछ महीनों के दौरान देश के लोगों ने, हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, कोरोना के दौरान भारत के लोगों का व्यवहार भी एक तरह से अलग चरणों में रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। जैसे हम मोटा मोटा देखें तो पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और पूरी दुनिया का हाल था। हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था, और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी। पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। इसके बाद धीरे 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 दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लगा कि भाई इसको कोरोना हो गया, मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग जानकारियां उभर कर आई हैं। मैं प्रारंभ में कुछ मंत्र मुख्य की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ भी चर्चाएं हुई हैं। एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है। हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಳಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಮರೆಯಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತು ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಕೊರೋನಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೈ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 2021 ಜನವರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಹುಸಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. काफी जानकारियां उभर कर आई है. मैं प्रारंभ में कुछ मंत्री मुख्य की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है. जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ भी चर्चाएं हुई है. एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है. हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इनका हिस्सा है. लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है. एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा. आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है. हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है. इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है. पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है.